अलजेब्रा में आपका वास्ता नंबर्स और वेरिएबल से पड़ता है, लेकिन आम जिंदगी में हमारा वास्ता सिर्फ नंबर और वेरिएबल से नहीं पड़ता। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके सामने कुछ टेबल्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तीन स्टूडेंट्स हैं, अली, अहमद और इब्रार, और इनके तीन सब्जेक्ट्स में मार्क्स मैथ, फिजिक्स एंड इस्लामियात। अली के मार्क्स मैथ्स में है 50, फिजिक्स में है 72 एंड इस्लामियात में है 38। अहमद के मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल 55, 60 एंड 31। और इब्रार के मार्क्स भी सब सपोज हैं 48, 63 एंड 45। तो इन टेबल्स का हम क्या करें? मैथमेटिक्स में टेबल्स किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आप ये समझना चाहते हैं और इन टेबल्स का अलजबरा समझना चाहते हैं तो आज के लेक्चर नंबर 6 में एंड तक हमारे साथ रहिए। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस को। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आप ग्रेड 10 के स्टूडेंट हैं और आपने फेडरल बोर्ड के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम जो है वो स्पेशल एक सीरीज लेकर आए हुए हैं मैथमेटिक्स की। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी आपकी टेक्स्ट बुक के एसएलओज हैं, उनकी एसएलओ बेस्ड एग्जाम प्रिपरेशन कैसे होगी, उस सिलसिले में हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वह है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में आज जो जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, मैट्रिक्स की जिन बातों पे हम बात करेंगे, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की टाइप्स क्या होती हैं, और मैट्रिसेस का अलजेब्रा क्या है, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक मैट्रिक्स का मॉड और एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है, ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले चलते हैं, व्हाट इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए ए बी सी डी ई एन एफ। अभी ये सिर्फ जस्ट इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, लेकिन अगर आप इनके अराउंड एक रेक्टेंगुलर एरे लगा देंगे, ये रेक्टेंगुलर एरे, तो देन आपके जो अल्फाबेट्स हैं, अब ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब मैट्रिक्स को कॉल भी करना है। इस मैट्रिक्स को मैं कैसे कॉल करूं? आप कोई भी कैपिटल अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कहा मैट्रिक्स एक्स। इसी तरह अगर आपके पास कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, सपोज 1, 2, 5 एंड 8, अभी ये जस्ट नंबर्स हैं, लेकिन अगर आपने इनके अराउंड एक रेक्टेंगुलर एरे लगा दिया तो ये मैट्रिक्स बन गया। अब इस मैट्रिक्स को कॉल कैसे करना है? फॉर एग्जांपल, कहते हैं आप ये मैट्रिक्स ए है। अगर आपके पास कुछ नाम है, सपोज अली एंड अहमद, इनके अराउंड आपने एक एरे लगा दिया तो ये मैट्रिक्स बन गया। और इसको मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है? फॉर एग्जांपल, आपने कह दिया मैट्रिक्स बी है। तो ये जस्ट मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन हुई? व्हेन वी इनक्लोज नंबर्स, अल्फाबेट्स और नेम्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर एरे, देन सच अ सिचुएशन इज नोन एज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में दो बातें हमें पता होनी चाहिए बेटा। ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर इनको आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू कवर करें तो ये एक लाइन बन गई और ये एक और लाइन बन गई। इन लाइंस को कहते हैं रोज। ये एक पहली रो है, रो 1, और ये है रो 2। और अगर आप इन एलिमेंट्स को वर्टिकली लाइन के थ्रू कवर करना चाहें तो ये कहलाते हैं कॉलम्स। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। और अगर आप रोज इंटू कॉलम्स, यहां पे रोज इंटू कॉलम्स लिखना चाहें, रोज इंटू कॉलम्स, तो रोज हैं 2 और कॉलम्स हैं 3, तो ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उमूमन हम मैट्रिक्स के यहां सब स्क्रिप्ट में लिख देते हैं 2 इंटू 3, दिस इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो रोज हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे, कॉलम्स जो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एलिमेंट्स को कवर करने के लिए, और रोज इंटू कॉलम्स जो है वो बन गया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। रोज को अमूमन m से और कॉलम्स को अमूमन n से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए एक जनरल मैट्रिक्स m क्रॉस n का आप लिख सकते हैं। अगर ये एक मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या है? इसमें एक रो, दो रोज हो गई। पहले हमेशा रोज लिखते हैं, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, दो कॉलम्स हो गए, तो ये मैट्रिक्स है 2 by 2 का। इसको पढ़ने का क्या तरीका है?
2/2 यूं भी लिखते हैं 2/2। ये भी एक मैट्रिक्स है। इसका क्या ऑर्डर है अगर देखा जाए बेटा, इसमें एक रो है, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम, तो ये इसका ऑर्डर है 1/2। एक रो है और दो कॉलम्स हैं। यहां पर एक बात जरूर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि अगर ये एक मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स हैं 314, एक ही एलिमेंट है 314, तो इसमें एक रो है, एक कॉलम है, इसका ऑर्डर है 1 into 1। लेकिन अगर इसी सी मैट्रिक्स को मैं ये लिखूं 1 3 1 and 4, तो अब ये एक एलिमेंट नहीं है इसमें, ये 314 एक ही एलिमेंट था, अब ये 3 1 4 अलग अलग एलिमेंट है। अब इसमें रो तो एक है लेकिन कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, और इधर इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो 1 into 3। ठीक है, तो पहली बात जो हमें समझ में आनी चाहिए मैट्रिसेस में वो है मैट्रिक्स होता क्या है। जब आप किसी भी अल्फाबेट्स को, नंबर्स को या नेम्स को रेक्टेंगुलर एरे में इनक्लोज कर दें वो मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में दो चीजें होती है, रोज और कॉलम्स। अगर आप मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कवर करें हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ तो वो रोज है, वर्टिकल लाइन के साथ कवर करें तो वो कॉलम्स हैं, और रोज इनटू कॉलम्स जो है वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अमूमन हम मैट्रिक्स के सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं। जब हम ये समझ लिया कि मैट्रिक्स क्या है, देन जो नेक्स्ट बात हमें पता होना चाहिए कि अगर दो मैट्रिक्स गिवन हो और मुझे पूछा जाए कि वो इक्वल हैं या नहीं है, तो हाउ आई कैन फाइंड दैट द मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। सपोज ये एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2। एक मैट्रिक्स है बी, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2। क्या ए और बी इक्वल मैट्रिक्स है? तो हमें क्या देखना है, हमें इनका बेटा ऑर्डर देखना है। इसका और पहले ऑर्डर देखना है। इसका ऑर्डर है 1 into 2, एक रो दो कॉलम। इसका ऑर्डर है दो रोज, एक रो ये, एक रो, दो रो और एक कॉलम। क्या इनका ऑर्डर है सेम? नहीं है सेम, ऑर्डर डिफरेंट है। इसका मतलब मैट्रिक्स ए बी के इक्वल नहीं है। एक और मैट्रिक्स में लिखता हूं सी, इसके ऑर्डर, इसके एलिमेंट्स हैं 5 और 8। अच्छा, क्या ए और सी इक्वल है? इसका ऑर्डर 1 and 2 है, इसका ऑर्डर भी 1 and 2 है, एक रो और दो कॉलम है। क्या ए और सी इक्वल है? ऑर्डर के बाद आपने एलिमेंट्स को देखना है, क्या ये एलिमेंट्स इक्वल हैं? इसका एलिमेंट फर्स्ट रो का 1 है, इसका एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 5 है। क्या 1 5 के इक्वल होता है? नहीं होता। इसका मतलब है ए इज नॉट इक्वल टू सी। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनके एलिमेंट्स भी सेम हो। जब एलिमेंट्स और ऑर्डर दोनों सेम होंगे तो आप कहेंगे कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल। अच्छा, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हो और हमें किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है डी, इसके एलिमेंट्स हैं, बल्कि मैं यू लिखता हूं, एक मैट्रिक्स है x + 1 y एंड 3z इज इक्वल्स टू 5 6 9 4। ये दो मैट्रिसेस गिवन है आपके पास के इक्वल है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये है कि दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, फाइंड x y and z। So how you can find the unknown elements when two matrices are equal? When two matrices are equal, their corresponding elements will be equal. First row का first element right hand side के first row के first element के equal होगा, x + 1 5 के equal होगा। सेकंड एलिमेंट बेटा सेकंड के इक्वल होगा, y 6 के इक्वल होगा। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट यहां 3 होना चाहिए था। अगर ये दो मैट्रिक्स में इक्वल कर रहा हूं तो ये अगर 3 है तो ये मस्ट बी 3 होना चाहिए। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होना चाहिए। ये z है तो z इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ये z की वैल्यू मिल गई, ये y की वैल्यू मिल गई, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे x इक्वल्स टू 5 - 1 x इक्वल्स टू 4, ये आपको x की वैल्यू मिल गई। तो अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हो और आपको अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उनको इक्वल करेंगे और आप जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट बात जो हमें मैट्रिसेस में पता होनी चाहिए वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देयर आर सो मेनी टाइप्स। मैं क्विकली आपको टाइप्स बताता हूं, जो थोड़ी सी जरा कॉम्प्लिकेटेड हैं उनकी हम एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि वो किस तरह के मैट्रिसेस हैं, क्या टाइप है वो। रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एक ही रो हो
कॉलम चाहे कितने ही क्यों ना हो, लेकिन अगर रो एक है तो वो रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एक ही कॉलम हो, चाहे रोज कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन कॉलम अगर एक है तो वो कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। अगर किसी मैट्रिक्स में इसमें जैसे 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, 2 3 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब यह है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो, उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो अक्सर स्टूडेंट जो है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसको समझने के लिए आपको डायगोनल एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। पहली बात, डायगोनल मैट्रिक्स बेटा हमेशा स्क्वायर होता है, ये बात ध्यान में रखिए। जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल हो भी सकता है और डायगोनल नहीं भी हो सकता। कब डायगोनल होगा और कब डायगोनल नहीं होगा? फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं 2 5 8 और -9। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या ये डायगोनल भी है? उसके लिए हमें देखना होगा ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले जिनको मैंने ये भी एक ओवल शेप में इंक्लोज किया है, ये कहलाते हैं, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। ये जो दूसरे वाले, ये वाले 2 एलिमेंट्स हैं जिन पर हम ये डबल लाइन लगाते हैं, ये कहलाते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि सेकेंडरी डायगोनल वाले एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। इट मींस अगर ये भी 0 हुआ और ये भी 0 हुआ तो फिर ये बात कंफर्म है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है -8 0 एंड 0 -72, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, ये तो डायगोनल है, अगर मैं इस एलिमेंट को 0 कर दूं तो क्या फिर भी डायगोनल होगा? जी हाँ, ये फिर भी डायगोनल होगा। एटलीस्ट डायगोनल एलिमेंट्स में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो डायगोनल ना हो। अगर इसको भी 0 कर दें तो क्या ये फिर भी डायगोनल होगा? नहीं जी, अब ये डायगोनल नहीं होगा। अब इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो वो नल मैट्रिक्स होता है। वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, लेकिन वो मैट्रिक्स जिसके सब एलिमेंट 0 हो वो क्या होगा? नल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अगर कोई ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स हो जिसके डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, जैसे ये 3 3 है, तो अब ये देखिए ये स्क्वायर भी है, ये डायगोनल भी है, और क्या है फर्दर, ये इसकी जो एक प्रॉपर्टी आ गई कि डायगोनल के एलिमेंट सेम आ गए, इसको हम कहते हैं बच्चे स्केलर मैट्रिक्स भी है। ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में ये सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। स्केलर मैट्रिक्स, अगर ये स्केलर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट, अगर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये 1 1 हो जाएं, ये 1 1 हो जाए तो फिर क्या होगा? अब ये स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है, स्केलर भी है, प्लस ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो गया। तो ये जो है, ये आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है वो तकरीबन सारी हमने बता दी। कुछ और टाइप्स भी हैं जो डायरेक्टली आपको नहीं पता चलती, उन टाइप्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। आई होप कि ये टाइप्स आपको क्लियर हो गई होंगी। एक होते हैं जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, उसके आपके बुक में एक कंडीशन गिवन होती है, अक्सर टीचर भी बताते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है।
बिल्कुल सही बात है। पहले हम ये देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 6 और 9, और मुझे इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो आपने इस तरह मैट्रिक्स के ऊपर टी अप्लाई कर देना है, स्मॉल टी। और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या करता है, मैट्रिक्स के ऑर्डर को बदल देता है। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या करता है, मैट्रिक्स के ऑर्डर को बदल देता है। तो अगर ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है तो इसका अगर मुझे ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी बेटा, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी। या तो आप रोज को कॉलम बना दें या कॉलम्स को रोज बना दें, एक ही बात है। ये कॉलम ये रो, ये कॉलम ये रो, ये कॉलम ये रो, या ये वाली रो ये कॉलम, ये वाली रो ये वाला कॉलम। तो ये आपने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2/3, अब इसका ऑर्डर हो गया है 3/2। तो देखिए ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या करता है, ऑर्डर को रिवर्स कर देता है। अब हम आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो सकता है अगर वो स्क्वायर हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पहली शर्त क्या है कि वो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे पता चलेगा, सपोज ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 5 6 5 9 11 6 11 -71। क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, आप इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। अगर अगेन यही रिजल्ट आ जाए तो आप कहेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। ट्रांसपोज का मैंने बेटा बता दिया आपको, आप इसका यहाँ टी अप्लाई करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, अगर यही आ जाएगा तो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मैं जो शॉर्टकट बताने जा रहा हूं वो क्या है, अगर ये दो एलिमेंट सेम हैं, ये दो एलिमेंट सेम हैं और ये दो एलिमेंट सेम हैं, तो ये कंफर्म है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये दो एलिमेंट्स क्या हैं, असल में ये एक एलिमेंट है जिसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो हम इसको कहते हैं A11। ये एक एलिमेंट है जिसकी पोजीशन है पहली रो और दूसरा कॉलम, इसको मैं लिख सकता हूं A12, 12 सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। ये एक एलिमेंट है जिसकी पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको मैं लिख सकता हूं A21। A12 और 21 ये सेम होने चाहिए बेटा। ये पोजीशन है A13 और ये पोजीशन है A31, ये सेम होने चाहिए। ये पोजीशन है A23 और ये पोजीशन है A32, ये सेम होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आप ट्रांसपोज फाइंड आउट किए बगैर भी कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, जैसे अभी मैंने कह दिया कि ये सिमेट्रिक। अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी और इसके एलिमेंट्स हैं 0 5 8 -5 0 एंड 11 -8 -11 एंड 0। क्या ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, आप क्या करें, इसका ट्रांसपोज लीजिए। हमने इसका ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं इसके ऊपर 5 8 0 -11 11 एंड 0। ये हमने इस पे ट्रांसपोज अप्लाई किया। जब ट्रांसपोज अप्लाई, अभी हम ट्रांसपोज लिया हमने, जब ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे बेटा टी हट जाएगा। ये रो है, इसका कॉलम बना दिया हमने। ये एक और रो है, इसका कॉलम बना दिया आपने। ये एक और रो है, इसका भी आपने कॉलम बना दिया। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स में से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा -0, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 -5 0 एंड 11 -8 -11 एंड 0। अगर मैं देखूं तो ये मैट्रिक्स क्या B के इक्वल है, बिल्कुल ये B के इक्वल है। तो B का ट्रांसपोज -B के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किए बगैर बता सकता था? आप अगर गौर करें तो आप देखिए, जैसे मैंने आपको सिमेट्रिक की कंडीशन बताई, स्क्यू सिमेट्रिक में अगर आप देखें ये एलिमेंट 5 है तो ये -5 उसका एडिटिव इनवर्स है। अगर ये 8 है तो ये -8 है, इसका एडिटिव इनवर्स है। अगर ये 11 है तो ये -11 है, इसका एडिटिव इनवर्स है।
तो अगर ये एलिमेंट जो है वो एडिटिव इनवर्स हो, A12 और A21 अगर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो विदाउट कैलकुलेशन हम बता सकते हैं कि क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को कर लिया। नेक्स्ट जो है वो हमारा है वो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस से क्या मुराद है कि अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्या वो कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई होंगे और होंगे भी या नहीं होंगे, ये दो बातें देखते हैं। पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कि कब मैट्रिसेस जो ऐड हो सकते हैं, कब नहीं हो सकते, और अगर ऐड होंगे तो कैसे होंगे। एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है -3 और 4, उसकी एलिमेंट्स है -3 और 4। एक और मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 11 और 8। मैं इनको ऐड करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ए और बी में ऐड कर दूं मैं, तो मैं ए का ऑर्डर लिखूंगा। ए का ऑर्डर है 2 रोज हैं, एक कॉलम है 2 into 1। मैं बी का ऑर्डर लिखूंगा, 2 रोज हैं, एक कॉलम है 2 into 1। तो अगर मैं ए और बी को ऐड करना चाहूं तो ए -3 4 और ये 11 8। अब इनको ऐड कैसे करना है? अगर ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है। क्या है? अगर ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है। अगर एडिशन पॉसिबल है तो ऐड होंगे कैसे, आप किस तरीके से इन मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, वो हमने चेक करना है कि इन मैट्रिसेस को अगर ऐड करना हो तो हम क्या करें। एडिशन का बेटा सिंपल रूल है कि आप फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड कर देंगे, सेकंड को सेकंड में ऐड कर देंगे। इसी तरह सेकंड रो का होगा, क्या लिखेंगे हम इसको, -3 + 11, 4 + 8। तो ये आ गया -3 + 11, दिस इज 8, एंड 4 + 8 दिस इज 12। तो ये आपको आंसर मिल गया। तो मैट्रिसेस का एडिशन तब पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम ना हो तो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं होता। सेम इज विद सब्ट्रैक्शन। अगर इन्हीं दोनों मैट्रिक्स को मैंने सब्ट्रैक्ट करना हो, a - b करना हो, तो अगेन यही काम करेंगे, -3 + -11। So -3 - 11 -14, 4 - 8, 4 - 8 is -4. This is your answer. So एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल होते हैं। ये कब पॉसिबल होते हैं? जब मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका यह है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नाउ थोड़ी बहुत जो मुश्किल चीज इसमें स्टूडेंट्स को लगती है वो है मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको एक बड़ी सिंपल ट्रिक बताने लगा हूं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए आप क्या करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन है, एक मैट्रिक्स है सी, इसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6 और 1, और एक मैट्रिक्स है डी, इसके एलिमेंट्स हैं -5 और 6। मुझे ये चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आप सिंपली इनका ऑर्डर लिखें। सी का ऑर्डर है 2/2, डी का ऑर्डर है 2 रोज एंड 1 कॉलम। अगर ये दो एलिमेंट सेम हो बेटा, कौन से दो एलिमेंट्स, ये वाले दो एलिमेंट्स अगर सेम हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अक्सर बच्चे याद रखते हैं कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज अगर बराबर हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं। बिल्कुल सही है, यही होता है, लेकिन अमूमन हम ये भूल जाते हैं एग्जाम में या वैसे कि पता नहीं पहले की रोज हैं या पहले के कॉलम्स हैं। तो बजाय ये याद रखने के आप ऑर्डर लिखें और आप ये वाला मेथड देखें। इससे आपको दो फायदे होने हैं। एक तो आपको ये पता चल जाना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, दूसरा आपको ये पता चल जाना है कि रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा। जो रिजल्ट का ऑर्डर होगा ना बेटा, वो होगा 2/1। ठीक है। और एक बड़ा फेमस ऑब्जेक्टिव है, एग्जामिनर्स का बड़ा फेवरेट ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूं। वो कहते हैं कि एक मैट्रिक्स P है, उसका ऑर्डर है m × n। एक मैट्रिक्स Q है, उसका ऑर्डर है n × r। बताइए PQ के रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले आपने देखना है, ये देखें दो एलिमेंट सेम है, इसका मतलब है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्योंकि समटाइम्स ये सेम नहीं भी होते और ऑप्शन में एक ऑप्शन ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए।
ये सेम है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। सपोज इनका जो प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो ए है, तो उस ए का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस r। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी वो हम चेक कर लेते हैं। बहुत सिंपल रूल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्या रूल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहली रो को पहले कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस मिलती जाएगी। पहला एलिमेंट बेटा पहले के साथ 4 इंटू -5, अगर माइनस का एलिमेंट है तो उसको ब्रैकेट में रखें, आपके लिए कैलकुलेशन में आसानी होगी। बीच में दूसरे एलिमेंट की प्रोडक्ट लेने से पहले यहां पर आपने प्लस का साइन लगाना है। दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ 6 इंटू 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ही नहीं। अगर सेकंड कॉलम होता तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और वो आपका नेक्स्ट एलिमेंट बन जाता। अगर थर्ड कॉलम होता तो एक और एलिमेंट बन जाता, लेकिन नहीं है तो ये इनफ है। फिर सेकंड रो पे आ जाइए, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 5 इंटू -5 प्लस सेकंड इंटू सेकंड 1 इंटू 6। This is beta plus minus 4 5 is 20 plus 36 and this is minus 25 plus 6. So what is your result? Minus 20 36 16 and this is minus 19 और इसका ऑर्डर देखिए 2 by 1। मैंने आपको बताया था कि जो रिजल्ट का ऑर्डर होता है वो जो बाकी लेफ्ट एलिमेंट्स हैं वो होता है, तो जिसका आपको ऑर्डर भी पता चल गया। तो इन दिस वे आपने मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी पता कर ली, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी सीख ली और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी हम कर चुके। मल्टीप्लिकेशन में फिर बताता चलूं कि अगर एक से ज्यादा कॉलम्स होंगे तो आप फर्स्ट रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप एक रो और एक कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका एक एलिमेंट होगा। जब आप उसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। अगर इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी एग्जांपल जो आपसे नहीं हो रही तो वो आप हमसे कमेंट्स में शेयर करेंगे तो हम आपको सॉल्व करवा देंगे। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैट्रिसेस में वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को समझने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो आज के लास्ट टॉपिक है हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं और डिटर्मिनेंट के थ्रू हम क्या क्या बातें बता सकते हैं वो देखते हैं हम। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सपोज बेटा ये एक मैट्रिक्स है ए और इसके एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड और पी, और मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट का सिंबल, मैट्रिक्स का जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे ये प्रॉपर सिंबल है डिटर्मिनेंट का। आपने यहां पर भी ये मैट्रिक्स के सिंबल और डिटर्मिनेंट के सिंबल को मिक्स नहीं करना, आपने ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाना है। एक्स वाई जेड और पी आ जाएगा आपके पास। अब डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करें? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट x इंटू पी माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट z इंटू वाई, ये है डिटर्मिनेंट का फार्मूला। अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दूं, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है बी, इसके एलिमेंट्स हैं 2 5 -8 -6, मुझे रिक्वायर्ड है डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करने के लिए मैंने इस मैट्रिक्स के अराउंड डिटर्मिनेंट के सिंबल लगाए, ये लाइंस लगा दी। फिर मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज किया, प्रिंसिपल डायगोनल की प्रोडक्ट 2 इंटू -6 माइनस सेकेंडरी डायगोनल की प्रोडक्ट -8 इंटू 5। सो दिस इज -12 एंड माइनस प्लस 8 5 40, 40 minus 12 दिस इज 28। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी मुझे मिल गया क्या है 28। मैंने बड़ी आसानी से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो, अगर फॉर एग्जांपल किसी मैट्रिक्स ए का इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 इंप्लाइज ए इज सिंगुलर, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ये फला मैट्रिक्स से बताइए ये सिंगुलर है या नहीं है, तो आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है।
अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो आप कहेंगे सिंगुलर है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो ना आए तो आप कहेंगे सिंगुलर नहीं है, नॉट सिंगुलर आप लिखेंगे। तो इस तरह के इस सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर वो मैं आपसे शेयर करूं तो उमूमन इस तरह का क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा होता है, वो क्या है, फाइंड m if b is equals to 6 minus 11 m and 8 if b equals this and b is singular matrix। अगर B सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बताइए इस B में जो अननोन एलिमेंट M यूज हो रहा है इसकी क्या वैल्यू होगी। तो सिंपली आप सबसे पहला स्टेप क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, आप कहेंगे कि B इज सिंगुलर implies that determinant of B must be equals to 0। अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। अब B की वैल्यूज ले आए, B की वैल्यूज ये हैं, डिटर्मिनेंट के अंदर रिप्लेस कर दें, ये डिटर्मिनेंट 6 minus 11 m and 8 is equals to 0। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल की प्रोडक्ट, 6 into 8 48, बीच में हमेशा माइनस का साइन, फिर सेकेंडरी डायगोनल की प्रोडक्ट m into minus 11 minus 11m, this is equals to 0, so 48 plus 11m is equals to 0, 11m is equals to minus 48 and m is equals to minus 48 by 11, so this is value of m for which B must be singular matrix। तो अमूमन सिंगुलर मैट्रिक्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वो आपको एक मैट्रिक्स दे दें, उसमें एक अननोन एलिमेंट प्लेस करें और आपसे कहें कि उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, और अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आप लिखेंगे उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा और आप इजीली अननोन एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जो लास्ट टॉपिक है हमारे इस पूरी आज की डिस्कशन का, आज के लेक्चर का, वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। How we can find adjoint of a matrix? A for example एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं A, B and C, D। अगर जब मुझे इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, ये बेटा एलिमेंट्स कहलाते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दें, D A की जगह पे और A D की जगह पे चला जाएगा, ये कहलाता है सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दें तो आपको एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाएगा। सिमिलरली एक सिंपल सा प्रोसीजर है जो आपको जो है अंडरस्टैंड करना है, याद रखना है, तो आप इजीली किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करना चाहें, सपोज C एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं 2 -5 8 and 14 और मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ C। तो ये मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं एडजॉइंट ऑफ C, आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ C, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दें 14 एंड दिस इज 2, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें, दिस इज 5 एंड दिस इज -8। इन दिस वे आपने एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर के जो 2-3 टॉपिक्स हैं, दैट इज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रेमर्स रूल एंड बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये तीनों वो कंटेंट हैं एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन के जिनमें से एक लॉन्ग और कम से कम 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम का पार्ट तकरीबन हो सकते हैं। तो कल का लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 7 होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। मैट्रिसेस के जो 3 कोर कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनकी बात करेंगे, कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको बड़े आराम से सुकून से समझाएं ताकि एसएलओ बेस्ड कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए वो आप उसको इग्नोर ना कर सकते हो। साथ ही एक अनाउंसमेंट कर दें, हम जो है विद इन अ डे और 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग जो है वो गैस पेपर मार्केट में लेकर आए हैं, गैस पेपर जो है बच्चे गैस पेपर्स की तलाश में हैं।
तो मैं आपको बताता चलूं बेटा, ये आपका एसएलओ बेस्ड एग्जाम होने जा रहा है। एसएलओ बेस्ड एग्जाम का मतलब ये होता है कि जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट एज इट इज नहीं होते। तो एसएलओ बेस्ड एग्जाम में गेस्ट पेपर नहीं होता। क्या होता है? एसएलओ बेस्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात की जाती है। इस पूरे पे हम एक तो अवेयरनेस वीडियो बनाएंगे, अवेयरनेस लेक्चर बनाएंगे कि गेस्ट पेपर वर्सेस एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी, जो कि हम आपसे शेयर करेंगे, और फिर आपको यह भी बताएंगे कि एसएलओ बेस्ड एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक किस काम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज।